शुद्धि उपन्यास जब पहली बार पढ़ा तो मुझे इसके शिल्प में बहुत दिलचस्पी जागृत हुई। अ, हम ये हम सब रस्म-अदायगी हाथ में एक सबसे बार ले पहले कर लेते दें। हैं, एक फोटो हो जाएगी इस तरह। जी। धन्यवाद। तो आप देखिए कि चैप्टर्स जहाँ शुरू होते हैं, पहला पैराग्राफ लगभग जीवन से निचड़ा हुआ सूक्ति वाक्य है। अगर रेणु जी मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ सूक्ति वाक्य पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जी, बहुत बिल्कुल। मज़ा आएगा। हाँ। तो जैसे चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आता है, इंसान सामाजिक प्राणी है। उसे सुख-दुःख बाँटने और दिखावा करने के लिए उसी समाज की ज़रूरत होती है, जिसमें वह रहता है। ऐसे में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे को कमतर बताना इंसान की मजबूरी हो जाती है। फिर वह अपने हक में खुशी और दुःख दोनों स्थितियों का इस्तेमाल करने लगता है। ये पंक्तियाँ एक प्रोलोग की तरह काम करती हैं बाकी के कथानक को जोड़ने के लिए। चैप्टर 15 पे आते हैं। बड़ी बड़ी मजबूत पंक्तियाँ हैं ये। जुआरी भयानक तरीके से आशावादी होता है। भविष्य से अनजान वह दाँव पर दाँव लगाता है। मानव इतिहास का पहला जुआरी किसान था। आज भी उसके जैसा जुआ और कोई नहीं खेलता। कुदरत पर जुआ लगाने वाला वह अकेला प्राणी है, जो अपने हौसले की बाजी लड़ाता है। मैंने यह उपमा पहले नहीं देखी, सुनी। हो सकता है मेरा अध्ययन सीमित हो, लेकिन किसान और जुआरी और इस तरह से जाबाज़ी की बात मैंने पहले नहीं पढ़ी। चैप्टर 17 पे आते हैं। ज़िंदा आदमी से असहमतियों पर खींचते हुए उम्र बिताई जा सकती है, मगर मृत देह से लिपटकर एक रात गुज़ारना भी मुश्किल हो जाता है। अपने विचारों से बाहर आकर राम प्यारी ने कहा, रात काटनी मुश्किल हो जाएगी, कल सुबह लाना ही ठीक रहेगा। फ़ोन पर दूसरी ओर से जो जवाब मिला, उससे राम प्यारी के चेहरे के भाव कठोर हो गए। क्यों हो गए, ये हम सब जान चुके हैं इस बातचीत के ज़रिए। चैप्टर 23 पे आइए। परंपराओं के बारे में वंदना जी ने अपनी बात रखी, तो उसी से और कितना ट्रांसपेरेंट है एक लेखक का जीवन, जो सोच रही हैं वही लिख रही हैं, उसका नमूना यहाँ है। परंपराएं हमारी धारणाओं की नींव पर खड़ी ऐसी इमारत है जिसका शिक्षा और शास्त्रों से कोई सरोकार नहीं है। भगवत गीता पढ़ने वाले आत्म को मोह माया से दूर मानते हैं, मगर मृत व्यक्ति की आत्मा से 13 दिन घर में रहने की परंपरा पर यकीन कर लेते हैं। तो ये द्वंद्व जिस समाज में हम लेके जी रहे हैं, हम अध्ययन कुछ करते हैं, जीते कुछ और हैं, और परंपरा और आड़ में, शुद्धि की आड़ में क्या कुछ समाज में नहीं घट रहा, ये विचारणीय है। और मुझे लगता है कि उपन्यास एक ऐसी विधा है, जहाँ विस्तार से इन सभी द्वंद्वों को कुछ हँसते हुए, कुछ तंज के साथ, कुछ डाँटते हुए, कुछ नरमाते हुए, कुछ भरी हुई आँखों के साथ भी और कुछ नरमे कलाइयों के साथ सँभाला जा सकता है। वंदना जी के साथ संपर्क पुराना है। पहले तो घर के बालक की तरह ही, लेकिन उसके बाद जब उनकी पुस्तक पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे समझ आया कि बहुत कुछ है जानने के लिए और बहुत कुछ है समझने के लिए। भारतीय ज्ञानपीठ के साथ लोकोदय श्रृंखला में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इसे वितरण नेटवर्क में और इसके मार्केटिंग में अब हम लोग साथ हैं। इसलिए वंदना जी आपका स्वागत, और प्रियदर्शन सर, आकांक्षा मैम, आपने समय निकाला। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि समय मिल पाया, और जब ये कार्यक्रम मैं पूरी देर सुन रही थी अभी, तो मुझे लगा आज तो बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला। बहुत धन्यवाद। रेणु जी, आपने भी समय निकाला, बहुत आभार। अब पुस्तक सभी पाठकों के हवाले, ज़रूर पढ़िए, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। मार्केटिंग मेरा काम है, जोर-शोर से करूँगी अपने लेखक की मार्केटिंग। ज़रूर किताब सब तक पहुँचे, और यदि इस पर हम वंदना यादव जी के साथ और भी कुछ परिचर्चाएँ कर सकें, किसी मुद्दे पर बात कर सकें। दरअसल पिछली एसआर हरनोट जी का एक कार्यक्रम हमने किया था, जिसमें दादी का ही एक कैरेक्टर जिस पे बात हो रही थी, जिसमें सूरज पालीवाल जी ने एक बात बहुत मौजू रखी कि किस प्रकार एक छोटे कैरेक्टर से
पूरा कथानक समाज का सामने आ जाता है और कैसे कथानक बदलता भी है। उसी प्रकार से यहाँ पर राम प्यारी का कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि जहाँ समाज की फ्लड लाइट्स पहुँचनी बंद हो जाती हैं, वहाँ उपन्यासकार और आलोचक की माइक्रोस्कोपिक लाइट पहुँचती है। और यहीं पर वंदना यादव जी के कथा शिल्प की मजबूती है कि वो स्पॉटलाइट लेकर उन सभी सामाजिक कोनों पर पहुँचती हैं, जहाँ हमारी निगाहें छूट जाती हैं। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बात को विराम